हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज से हम हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसका आज हमारा डे 1 है। आशा करती हूँ आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सीटेट की। आज हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आपको दो तरीके से हेल्प मिलेगी। पहला, आपको ये पता चलेगा कि हमारे सीटेट में पेपर किस तरीके से आते हैं, एंड सेकेंड हेल्प आपको ये मिलेगी आपकी अभी तक कितनी प्रिपरेशन हुई है, आप उस चीज़ को जज कर पाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। एक चीज़ और दोस्तों, ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा 2023 का साइंस का पेपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे को एक असर्शन दिया है और एक रीज़न दिया है। अब पूछा है कि इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। एजर्शन दिया है कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो किस में मदद करता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड में। बताइए क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये तो ठीक है ए। इसका रीज़न क्या दिया गया है? डाइजेस्टिव जूस नीड्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। क्या डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उन्हें एसिडिक मीडियम चाहिए एक्ट करने के लिए? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, स्टमक से हमारी तीन चीज़ें रिलीज होती हैं। पहला HCl, दूसरा म्यूकस और तीसरा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है। ये इसको एक्ट करने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने के लिए, इसे अपना काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एसिडिक मीडियम की। अगर मीडियम हमारा एसिडिक नहीं होगा तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब होता है? दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जब वो प्रोसेस जिसमें हमारा क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है, इसलिए हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन डज स्प्रिंग हैव लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। हमसे पूछा गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इनमें से किस स्थिति में सबसे कम होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो रेस्ट की स्टेट होती है, किसकी स्टेट होती है? रेस्ट की स्टेट होती है, उसमें सबसे कम होती है। ठीक है। जैसे ही हमारे किसी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे ही एक फोर्स लगेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब बताइए बेस्ट आंसर क्या होगा इसका? स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। अगर हम स्प्रिंग को ना तो छेड़ें, ना ही कंप्रेस करें, ना ही पुल करें, और वो ग्राउंड पे एज इट इज पड़ी है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो हमारी रेस्ट में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो आपका बेस्ट आंसर इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। हमें बताना है इनमें से कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। दोस्तों, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते। यानी कि जो अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अपने वातावरण के अनुसार नहीं बदल पाते। ठीक है। जैसे हम ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स क्या है, हम जैसे भी टेम्परेचर में जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हर तरह का ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाता। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाते उन्हें हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो हमारे इसमें जो स्नेक और फ्रॉग और कॉकरोच है, ये हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में। हमारी जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, मैमल्स होते हैं, वेल होती है, ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे किसके? वॉर्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के। तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट आर एक्सप्रेस्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से हमें बताना है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन सा पेयर सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही पेयर है दोस्तों वो है सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉट पर सेकंड के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट कवर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म आ। जब फादर और मदर का जो सेल है जब फ्यूज होता है तो आपका सबसे पहले क्या बनता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी ऐसी बात आएगी अक्सर क्या होता है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले जाइगोट बनेगा या एम्ब्रियो। तो इसका ट्रिक क्या याद रखने का, जी, हमारा जी टीवी चैनल है, ठीक है, तो उसे याद रखिएगा जी। तो यानी कि पहले जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या आएगा, डब्लू क्या होगा, हमारा जाइगोट होगा। विच डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। उससे क्या होगा, हमारे बॉल्स सेल्स, बॉल ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स के बॉल बन जाएंगे। द सेल बिगिंस टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यूज। अब ये सेल हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू में डेवलप होने लगेंगे। ये दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसका जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। यहाँ तक तो आपको पता चल गया। गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ, अब एम्ब्रियो कहीं तो जाके वो होगा ना स्टिक, तभी तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो कहाँ पे होता है ये, यूट्रस में, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या आएगा यहाँ पे, फीटस। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। देखते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल। जाइगोट, फीटस, यूट्रस, एम्ब्रियो, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, जाइगोट, फिर हमारा क्या आता है, एम्ब्रियो, फिर उसके बाद यूट्रस, और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फीटस। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, ब्लैंक आपको 5 दे रखे हैं और नीचे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 4 दे रखे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे को क्या चीज़ नहीं पूछी गई, ओके ओके फाइन। एक्स हमारा 2 जगह है ना ये, तो इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, एम्ब्रियो, राइट। तो हमें बताना है डब्ल्यू में क्या आएगा, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल। हमें बताना है इनमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। देखिए आप एक चीज़ देखेंगे, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं, किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहती है जब भी हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो वो क्या करता है, आपके लीस्ट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। क्या करता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता है किसे, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो चलिए आपको मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। सबसे हाईली रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। आयरन, उसके बाद आता है आपका टीन, फिर लीड, लीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीबी से। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, एजी इज सिल्वर, एयू इज गोल्ड, एंड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है क्या, प्लेटिनम, Pl, ठीक है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो ये हाईली रिएक्टिव और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव। अब इसको देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है आयरन और यहाँ पे क्या है आपका लीड। इसका मतलब ये है अगर हमारा आयरन हमारा लीड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा
तो ये इसे रिप्लेस कर देगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन लीड से पहले आ रहा है या बाद में, तो आयरन हमारा यहाँ है, ठीक है, और लीड का है हमारा यहाँ है। तो इसका मतलब क्या है, लीड हमारा लेस रिएक्टिव है और आयरन हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये इस एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल तो है रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एल्यूमिनियम और कॉपर। जब हम एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करेंगे तब देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ आ रहा है, दिस इज योर एल्यूमिनियम। कॉपर कहाँ आ रहा है, ये। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम हमारा लिस्ट में ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर सकता है। अब देखिए जिंक और कैल्शियम। जिंक कहाँ है, जिंक 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 जिंक, ये रहा। कैल्शियम कहाँ है, ये रहा। अब कैल्शियम हमारा हाईली रिएक्टिव है, जिंक हमारा लेस रिएक्टिव है। तो क्या जिंक इसे रिप्लेस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, थर्ड वन। आया समझ में, हमने किस तरीके से देखा। हमें क्या है, हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होगा, और इसको याद करने की मैं आपको एक वो बता देती हूँ ट्रिक, इसके लिख लीजिए एंड इससे फिर कंपेयर करिएगा, एंड आपको ये फिर उसके बाद हेल्प करेगी। इसका मेमोनिक्स है, प्लीज stop calling me, please stop calling me a cat and zebra. I truly like her. I truly like her. Calling me super powerful giraffe. Super powerful giraffe. ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को, इस मेमोनिक को याद कर लेंगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे P फॉर पोटेशियम, P फॉर प्लीज, उसके बाद सोडियम, S फॉर सोडियम, उसके बाद C फॉर कैल्शियम, CAL कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, M फॉर मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम आता है, A फॉर एल्युमिनियम। यहाँ पे फिर क्या आता है, C फॉर कार्बन, C। फिर जिब्रा यानी कि जिंक। उसके बाद आपका आई से हमारा आयरन, आई से क्या आता है, आयरन। उसके बाद ठीक है, T फॉर टिन, L फॉर लीड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, यहाँ पे CO है कॉपर, M फॉर मर्करी, S फॉर सिल्वर, G फॉर गोल्ड एंड B फॉर प्लेटिनम, P फॉर प्लेटिनम, G फॉर गोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा जो ग्राफ है आपका वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए जब हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात करते हैं और बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ेगा, ठीक है, और डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। दिस इज अ डिस्टेंस कवर, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपको ये पता नहीं होना चाहिए जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। अब जब हमारा एक्सेलरेशन दे रहा है तो किस तरीके का बॉडी हो जाएगा, किस तरीके का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। सो हमारी जो इस तरीके से बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। अगेन जब रेस्ट में है टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, तो हमारा डी वाले का भी स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब हमारा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बनता है तो हमारा जो ये ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। तो इसमें हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, A,
बी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 1 होगा। चलिए, अब कहा गया है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, हमें लिक्विड की डेंसिटी दी है। हमारे पास एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, एक लिक्विड सी है और एक लिक्विड डी है। इन चारों की डेंसिटी दी है। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जिसकी डेंसिटी कम होती है दूसरे की डेंसिटी से, वो हमेशा फ्लोट करता है। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, इसकी डेंसिटी 5 है। तो अब बी क्या है हमारा? वाटर है। ठीक है, वाटर है। एक चीज, वाटर की डेंसिटी 10 है मान लीजिए। तो हम बताइए कि क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है, क्या ये वाटर में फ्लोट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। तो ये याद रखिएगा, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा फ्लोट करता है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं। इन्होंने क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। वो कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, इन्होंने कहा है कि जो लिक्विड सी के अंदर फ्लोट करेगा वो लिक्विड ए के अंदर फ्लोट कर भी सकता है या नहीं भी। तो चाहिए देखते हैं। जो हमारा सी में, अब देखिए सी की डेंसिटी ये है। ठीक, अब इसी में फ्लोट करने के लिए उसकी डेंसिटी इससे कम होनी चाहिए, 924 से कम होनी चाहिए। अब 924 से कम हमारी कुछ भी हो सकती है। अब जब हम ए पे जाते हैं, ए की डेंसिटी क्या है? 785। तो अगर हमारी डेंसिटी 785 से ज़्यादा हुई तो वो डूब जाएगा, 785 से कम हुई तो वो तैरेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, और हमें क्या बताना था? करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जी नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये तो गलत है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following cell organelles contain their own DNA? इनमें से कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जो अपना डीएनए खुद रखते हैं, खुद कंज्यूम करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ए, बी एंड सी। हमारा जो वैक्यूल होता है उसका खुद का कोई डीएनए नहीं होता। वैक्यूल का काम हमारा जो होता है बेसिकली डाइजेशन का होता है, जो इस तरीके से आपने देखा होगा, कुछ छोटे छोटे वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सही है? ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। बिल्कुल गलत बात है। ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन सारे होते हैं ये कहना गलत होगा। ठीक है, ऑल हैव सेल वॉल्स। सबके पास सेल वॉल होती है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल्स होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि ताकि जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे वेदर है, उनसे वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स के सेल को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबके पास होती है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, हाँ सबके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर हुआ ओनली डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Select the set that correctly matches the type of waste in the given column A with the approximate time taken by it to। हमें बताना है कि जो कॉलम ए में हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना है। आप माइंड यूज़ करोगे ना, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब देखो, आपको ये पता है इसमें जितने भी आइटम दे रखे हैं, इसमें सबसे एक ऑप्शन दे रखा है प्लास्टिक, और ये हर बच्चे को पता है प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाते हैं।
और शायद होते भी नहीं है डिकम्पोज अगर सही पूछो तो, लेकिन चलो बहुत साल लग जाते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया इसके अंदर कि जो हमारा ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5। अब देख लो ए में 5 कहाँ कहाँ है, एक तो ए में 5 यहाँ, एक में 5 यहाँ, यानी कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 ये तो हट ही गया। चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, पेपर। अब आपको पता है इनमें से जो सबसे जल्दी डिकम्पोज होने वाली चीज़ है वो क्या है, पेपर। अब पेपर कितने टाइम में डिकम्पोज हो सकती है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 3 और 4। अब 3-4 में ऑप्शन में कर ली कंपेरिजन, 10 to 30 डेज या 4 ईयर्स। तो आपको पता है इसमें जो ड्यूरेशन है 10 to 30 डेज लगते हैं, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो गया सेकंड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन के अंदर हर एक चीज़ का पता हो। अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे तो आप तब भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। एक फेदर है, ठीक है, जिसका 15 ग्राम मास है, इसको एक हाइट से ड्रॉप किया गया है। ये पाया गया कि जो हमारा फॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी का है, ठीक है। तो हमें पूछा है फोर्स क्या कितना लगेगा, नेट फोर्स क्या होगा। तो अब आपको ये पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। मास कितना है 15, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की हो रही है क्या चेंज, वेलोसिटी हमारी सेम है। जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज क्या हुआ वेलोसिटी के अंदर, ज़ीरो। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा फोर्स क्या हुआ 0 न्यूटन, यानी कि 0। आया समझ में हमने क्या करा, हमारा एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के चेंज होने पे। और वेलोसिटी हमारी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई 0। उसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। और जब हमारा एक्सेलरेशन 0 हो गया तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका, उसमें 0 हो गया। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक आइटम दे रखा है, आइटम एलिमेंट है ये x, ठीक है, जिसका आपका क्या है एटॉमिक नंबर 27 और एटॉमिक मास 13 ऐसे दे रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पे है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। तो जब हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं, नॉर्मली हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस हिसाब से हमारे इस सिचुएशन को अगर हम नॉर्मल देखें एक्स में, एटॉमिक नंबर कितना है 27 और हमारे 13 एटॉमिक मास के बराबर होता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। 13 प्रोटॉन भी कितने हुए हमारे 13 हुए। और हमारे न्यूट्रॉन कितने होते हैं A माइनस जेड, दैट इज एटॉमिक माइनस आपके एटॉमिक मास। तो ये कितना आया हमारा 40। नॉर्मल सिनेरियो में ये है। अब लेकिन यहाँ पे क्या करा, इसने 3 आयंस को लूज कर दिया, इसके पास 3 आयंस नहीं है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे 13 थे, 3 लूज कर दिए तो 10 बचे। प्रोटॉन उतनी के उतनी रहेंगे, न्यूट्रॉन भी उतनी के उतनी रहेंगे। तो हमारा इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ 4। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे, मैं और प्रैक्टिस सेट लेके आती रहूँगी। थैंक यू।